तो भाइयों सीज फायर हो चुका है ईरान और इजराइल के बीच में। भाई 12 दिन ये युद्ध चला है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हुई हैं। अभी जो न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, मतलब पूरा न्यूज़ छाया हुआ है, देख रहे हो कि मतलब सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। और ट्रम्प चाचा फिर वापस से आए हैं और उन्होंने ही कहा है कि भाई हमने सीज फायर करवा दिया है, ठीक है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में आए थे। लेकिन भाई यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वो आए हैं और काफ़ी अच्छा मज़ा लिया है उन्होंने, ईरान का और इजराइल दोनों का लिया है, ठीक है। देखो भाई, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है कि बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था ये, ठीक है। और जिस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सीज फायर होगा, क्योंकि ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उस पर अटैक किया गया था, ठीक है। और बहुत मतलब इसको ऐसा देखा जा रहा था कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। भाई देखो, टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आप बात करें तो ईरान है मजबूत। उसके जो ड्रोन्स हैं, जो उनके मिसाइल्स हैं, वो वाकई में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने इसराइल पे अटैक किया, जब रिटेलिएट किया, तो ज़बरदस्त रिटेलिएट किया। मतलब कि जो आयरन डोम, जो जिस पे इसराइल इतना दम भरता है कि भाई हमारे यहाँ कोई भी मिसाइल नहीं आके गिर सकता है, वहाँ पे मिसाइल्स गिरे हैं जाके। और काफ़ी अच्छा तबाही मचाया है ईरान ने इसराइल के अंदर। तो मतलब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान काफ़ी बेहतर है। फिलहाल ये जानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखो भाई, अभी तक आप जब हम सबको पता है कि जो मिडिल ईस्ट है, जिसको हम अरेबिक रीजन बोलते हैं, उस रीजन की अगर आप बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मतलब अपनी पावर को ज़्यादा दिखाता है, मतलब डोमिनेट करता है उस पूरे एरिया में। वो कंट्री का नाम है इसराइल। इसराइल पूरी की पूरी यहूदी कंट्री है, ठीक है। और इकलौता कंट्री है उस रीजन का जिसके पास परमाणु हथियार है, मतलब कि एटम बॉम्ब है, ठीक है। ईरान दूसरा देश बन जाता अगर ये वॉर नहीं होता, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह नहीं होते, तो ईरान उस एरिया का दूसरा कंट्री बन जाता जिसके पास परमाणु हथियार होता। इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनके आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ इनका मतलब 36 का आंकड़ा है इसराइल का, ये सभी को पता है, ठीक है। ईरान भी उनका दुश्मन है, बहुत पुराना दुश्मनी है ईरान का इसराइल के साथ। ऐसे में इसराइल कभी नहीं चाहता था कि ईरान के पास परमाणु हथियार आए, एटम बॉम्ब आए। अगर ईरान के पास एटम बॉम्ब आता तो संभवतः ये हो सकता था कि ईरान उसका इस्तेमाल इसराइल के लिए करता, ठीक है। भाई देखो, अभी जब दो परमाणु कंट्री जब आपस में भिड़ते हैं तो दुनिया भिड़ने ही नहीं देती है। दुनिया को ये मतलब डर होता है कि भाई कहीं से भी अगर न्यूक्लियर बम चल गया, गलती से भी चल गया, तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। पूरी दुनिया पे उसका रेडिएशन फैलेगा, जिसके कारण बहुत से तबाही मच सकती है। फिर अब मान लो अगर किसी एक ने फेंका एटम बॉम्ब, तो ऐसा थोड़ी ना कि सामने वाला नहीं फेंकेगा, वो भी जब अभी रिटेलिएट करेगा, वो भी एटम बॉम्ब फेंकेगा। अगर एटम बॉम्ब युद्ध हुआ तो आप समझ अंदाज़ा लगाइए कि कितना भयानक हो सकता है। तो इसीलिए इसराइल नहीं चाहता था कि भाई उस एरिया में इसराइल का दबदबा जो है वो कम हो, इस वजह से उसने ये सारी चीज़ें की। हालांकि जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये है भाई कि देखो, यूरेनियम ना, हमेशा जब यूरेनियम का यूज़ करते हैं किसी भी न्यूक्लियर वीपन्स के लिए, तो उसकी प्योरिटी 90% करनी पड़ती है। 90% जब प्योरिटी हो जाती है तब उसको न्यूक्लियर वीपन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ईरान की बात करें तो इसराइल ने यही क्लेम किया था कि भाई ईरान के पास 60%, मतलब ईरान ने 60% प्योरिटी हासिल कर ली है यूरेनियम पे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्दी ईरान के पास अपना न्यूक्लियर वेपन होगा और उसी को तबाह करने के लिए इसराइल उस पर अटैक करता है, ईरान पे अटैक करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ये सभी को पता है। उसके बाद ये चाचा जी बीच में आ जाते हैं, और बीच में आते हैं और इसराइल का पक्ष लेते हैं, और इसराइल की तरफ से युद्ध में भी उतर जाते हैं। और युद्ध में कैसे उतरते हैं, ये जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये B2 बॉम्बर्स हैं, ठीक है, जो कि दुनिया की, सिर्फ अमेरिका की ही नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉम्बर है भाई। प्रेजेंट के टाइम में इससे बेहतर बॉम्बर कोई है ही नहीं। और खुद जो अमेरिका जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास खुद ये BC है, 21 थे। एक उनका शायद यूक्रेन वॉर में उनका वो
क्रैश हो गया था, लेकिन अभी 20 की इन्वेंट्री इनके पास है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका जो इसका मैन्युफैक्चरर है उसी के पास ये 20 क्वांटिटी में है, ठीक है। और दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉम्बर्स है, और इस बॉम्बर का यूज़ किया गया था ईरान के अंदर। ये जो आप पीछे मैप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे अटैक किया गया था। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिस पे अटैक किया गया था वो है एक फ्रोडो, ठीक है, उसके बाद है इस्फान, और उसके अलावा है नटंज। तो इन तीनों न्यूक्लियर रिएक्टर पे जो है वो अटैक किया इन बॉम्बर्स ने। और इस बॉम्बर की खासियत थी कि भाई ये सरफेस पे नहीं फटा, ये क्या हुआ, ये नीचे गया 60 मीटर। देखो वॉर हेड्स जब भी बनाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, वो लोग धरती से नीचे अपनी जो इन्वेंट्री है वो रखते हैं, धरती के ऊपर इन्वेंट्री नहीं रखते हैं। तो ईरान ने भी धरती के अंदर इन्वेंट्री रखी थी। तो सोचिए कि 60 मीटर मतलब 60 मीटर नीचे जाके वो फटा है। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का बॉम्बर वो है, मतलब कितना कैपेबल बॉम्बर वो है कि वो 60 मीटर नीचे तक जाके उस मिसाइल को उसने फाड़ा है। और जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान अपने जो वो न्यूक्लियर के जिसके लिए वो ये काम कर रहा था उसमें वो 10 साल पीछे चला गया है भाई। 10 साल पीछे चला गया, मतलब ये इतना ज़्यादा उसको असर दिया है कि ये 10 साल पीछे चला गया। अब वापस से इसको रिकवर करने में 10 साल का टाइम लगेगा, तब जाके ईरान इस चीज़ से रिकवर हो पाएगा भाई, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त मतलब ये वॉर हुआ है भाई, ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है भाई। देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से B2 बॉम्बर ने इसमें अपना मतलब जो प्रेजेंस है वो दिखाया है। देखो ये अमेरिका आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वाइटमैन एयर फोर्स बेस है, यहीं से B2 बॉम्बर्स उड़े थे। देखो मतलब नॉर्मल जो यहाँ से यहाँ का जो टाइमिंग है, जो ईरान का जो टाइमिंग है वो तकरीबन 14 से 15 घंटे का एवरेज टाइम है। जो जनरल फ्लाइट जो उड़ती है ना वो मतलब 14 से 15 घंटे का टाइम लेती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में मतलब वही 18 घंटे के आसपास का टाइमिंग रहता है, ठीक है। लेकिन ये जब बॉम्बर्स यहाँ पे उड़े होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये बॉम्बर्स यहाँ से उड़े होंगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा जो ऑपरेशन हुआ है उसमें 37 घंटे टाइम लगा है, और 37 घंटे तक ये बॉम्बर्स ऊपर उड़ता रहा है। और इसके साथ साथ ये जो आप फ्लाइट्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे जो है वो फ्यूलर है। मतलब कि अगर इस बॉम्बर में फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो इन एयर ही ये फ्यूल इसमें डाल देगा, इन एयर ही फ्यूल इसमें डल जाएगा भाई, ठीक है। और यही बॉम्बर्स यहाँ पे, और इस जो पायलट जो इसको उड़ा रहे थे, आप उसका प्रेजेंस देखिए, मतलब उसका माइंड सेट देखिए कि 37 घंटे तक बंदा सोया नहीं होगा, तभी तो ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 15 घंटे तो यहाँ से यहाँ आने में ही लगे होंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ होगा। आधा घंटा मान लेते हैं कि आधे घंटे में उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया, फिर वो वापस भी जब यहाँ पे तबाही मचाए तो वापस भी वहाँ पे गए, अमेरिका वापस गए। इस पूरा जो टाइमिंग है जो निकल के सामने आई है टाइमिंग, वो 37 घंटे का टाइमिंग निकल के आया है कि पूरा इस जो ऑपरेशन में 37 घंटे का टाइम लगा है। और जो पायलट मतलब कि B2B बॉम्बर्स 2 पायलट जनरली उड़ाते हैं, वो तो दोनों पायलट 37 घंटे तक सोए नहीं होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके का उनका माइंडसेट रहा होगा। खैर ये जब बॉम्बर अटैक होता है, जब बॉम्बर वहाँ पे गिराए जाते हैं जब ईरान के भीतर, उसी के बाद जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तुरंत रशिया जाते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और पुतिन साहब ये कहते हैं कि भैया हम जो आपका मामला है वो UN में जाके उठाएंगे, UN में इसकी हम मतलब इसको लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ हेल्प करने के लिए मतलब वो कहते हैं कि हम हेल्प करेंगे आपकी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो क्या हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें निकल के सामने नहीं आती है। फिलहाल जो करंट न्यूज़ है वो ये है कि सीज फायर हो चुका है। सीज फायर होने से पहले एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया भाई, वो ये था कि कतर के अंदर अमेरिका के एयरबेस हैं, ठीक है, और उस एयरबेस पे ईरान ने अटैक किया। ऐसा माना जा रहा है कि 16 मिसाइल वहाँ पे दागे थे ईरान ने, जिसमें से 15 एयर मिसाइल्स जो हैं उसको वहाँ की जो डिफेंस सिस्टम है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक जो था मिसाइल वो वहाँ पे जाके गिरा और फटा, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन ईरान ने कॉल करके कतर को बता दिया था कि भैया तुम मेरे भाई हो, हम तुमको अटैक नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका को अटैक कर रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर जो एयर बेस है उस पर हम अटैक करने के लिए हम आ रहे हैं। देखो
ये तो क्लियर हो गया था जब B2 बॉम्बर वहां पे आके जब गिरा के गया, तो ये क्लियर हो गया था भाई कि अब ईरान के लिए इस युद्ध में कुछ बचा नहीं है। अगर ईरान इसको कंटिन्यू करता है तो बहुत ही नुकसान ईरान का ही होगा, ठीक है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों एक दूसरे के साथ आ गए थे। तो इसमें तो मतलब जायज़ है कि भाई कुछ होने वाला तो इसमें था नहीं, ईरान वहाँ से हारता ही हारता, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने अपने जनता को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए ये किया कि भैया हम एयरबेस पे, अमेरिका के एयरबेस पे अटैक करते हैं। और उसी बीच जब ये पुतिन के पास भी जाते, देखो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही। ईरान मान चुका था कि भैया हम हार चुके हैं, ठीक है, और वो खुद भी चाहता था कि सीज फायर हो जाए, नहीं तो और भी ज़्यादा नुकसान होता ईरान का, ठीक है। इसीलिए ये कहा जाए, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने ये कहा कि थैंक यू ईरान कि आपने मुझे बता दिया था कि आप हमारे एयरबेस पे अटैक करने वाले हैं। मतलब मजा लिया है भाई उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। और उन्होंने कतर का थैंक यू भी बोला है कि आपने मध्यस्थता में हमारी बहुत हेल्प की। तो ये सारी चीज़ें हुई है। फिलहाल अभी सीज फायर हो गया है, और ये जो आप देख रहे हैं सैयद अब्बास अरगाची का ये ट्वीट है, ठीक है, इससे भी ये क्लियर हो जा रहा है, इस ट्वीट से भी, कि भैया ईरान चाहता था कि सीज फायर हो जाए, ठीक है। इसमें इन्होंने साफ कहा है कि भैया हमने अटैक नहीं किया है, इसराइल ने हम पे अटैक किया है। अगर इसराइल हमारे पे अटैक रोक देगा तो हम भी अटैक रोक देंगे। तो ये बात इनसे साबित हो जाती है कि ईरान चाहता था कि सीज फायर बहुत जल्द हो जाए ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो। फिलहाल 10 साल पीछे जा चुका है, अब ईरान किस तरीके से कमबैक करेगा, क्या वापस से वो इस स्ट्रेटजी में आएगा कि भाई हम न्यूक्लियर वॉरहेड बनाएंगे ही बनाएंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे ही बनाएंगे, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।